हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 4 में स्टडी करने वाले हैं बायोट-सवार्ट्स लॉ के एप्लीकेशन नंबर 2 का। ठीक है, इससे प्रीवियसली हम लोगों ने एप्लीकेशन 1 को स्टडी किया था, समझा था, बायोट-सवार्ट्स लॉ को समझा था और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, इन सारे लेक्चर्स को हम लोगों ने समझा था, इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने समझा था। इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, ये बायोट-सवार्ट्स लॉ का एप्लीकेशन नंबर 2 है। ठीक है, जिसमें हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले जो क्वेश्चन, और हम लोगों के पास नॉलेज क्या क्या है, हम लोगों के पास नॉलेज ये कि बायोट-सवार्ट्स लॉ से एक फॉर्मूला मिला था डीबी करंट एलिमेंट के लिए, μ0/4 आई dl sin θ/r²। इसके बाद इससे एप्लीकेशन 1 में हम लोगों ने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट इज B = μ0I/2r। अब यहां पर हम लोग काम क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से निकालना है, स्ट्रेट वायर की वजह से निकालना है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा और समझ में भी आएगा। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट वायर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट वायर ड्रॉ करते हैं। इसके फिगर को समझ लीजिएगा तो आपको इजीली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर का नेमिंग हम दे देते हैं AB और इसमें करंट है I करंट इसमें फ्लो हो रही है। ठीक है, अब इस करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर, तो मान लेते हैं ये हमने पॉइंट P मान लिया। ठीक है, इस P पॉइंट पर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम आहिस्ता आहिस्ता आराम से समझते हुए चलना है। एक वायर लेंगे क्योंकि वही उसी चीज को कहा जा रहा है, यहां पर स्ट्रेट वायर ले लिया, इसमें करंट है ऊपर की तरफ, ये भी इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब हम काम ये करेंगे कि सबसे पहले हम इस वायर को जोड़ देते हैं। ठीक है, इस वायर को इस पॉइंट से जोड़ देते हैं, तो इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है R। इस वायर से इस पॉइंट की दूरी R है। ठीक है, और ये 90 डिग्री परपेंडिकुलरली है। अब एक चीज देखें, यहां पर समझना यह है कि ये पॉइंट अगर यहां पर होगा तो वायर R हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यही पॉइंट यहां पर भी लें, यहां पर भी लें, यहां पर भी लें, यहां पर भी लें, तो आप देखेंगे कि इन सारे पॉइंट की दूरी इस वायर से कितनी है, R है। ये चीज समझ में आ रही है कि इस सारे पॉइंट की दूरी, ठीक है, सारे पॉइंट की दूरी इस वायर से कितनी है, R। तो यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन हम यहां पर एक स्पेसिफिकेशन करेंगे। इस स्पेसिफिकेशन कहने का मतलब कि हम इसी P पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका क्या सबूत है। तो इसके लिए सिर्फ इतना से काम नहीं चलने वाला है। ये P पॉइंट R डिस्टेंस पर ये भी हो सकता है, 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 लेकिन हम यहां पर थोड़ा स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि नहीं, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा और इसको एक्यूरेट बनाए। कैसे बनाएगा देखिए, इसे हम इरेज कर देते हैं यहां पर ये पॉइंट। अब ये और एक्यूरेट हो, इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको यहां से जोड़ देंगे। ठीक है, यहां से जोड़ दिए और ये एंगल मान लेते हैं कितना है, φ1। ये एंगल हमारा कितना हो गया, φ1 हो गया। अब इसके बाद देखिए, फिर यहां से इस पॉइंट को इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब इससे जोड़ दिए और ये हमारा एंगल हो गया कितना, φ2। लेकिन इसमें एक और काम करना है, माइनस लगाना है। अब ये माइनस क्या है, तो इस P पॉइंट का स्पेसिफिकेशन ये हो रहा है कि इस P पॉइंट की दूरी इस वायर से नॉर्मल डिस्टेंस कितना है, R, और ये ऊपर की तरफ φ1 डिग्री बना रहा है, और ये मतलब कि ये इसका, ये जो AP है, ठीक है, ये AP कितना डिग्री बनाएगा इसके R के साथ मिलकर यहां पर इसके सेंटर पर φ1, और ये PB कितना बनाएगा, -φ2, क्योंकि ये इसके नीचे। तो अगर हम कहें 30 डिग्री, तो आप 30 डिग्री मतलब इससे ऊपर जाइएगा। अगर हम कहें -30 डिग्री तो आप इससे नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकेशन हो गया।
अब इतना काम करने के बाद, ये इतने काम में मैंने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया, एक वायर ड्रॉ किया, पॉइंट लिया, पॉइंट की दूरी नॉर्मल डिस्टेंस r है, ये इसे ड्रॉ किया। फिर उसके बाद इस पॉइंट को और एक्यूरेट बनाने के लिए इसको इस यहां से जोड़ा, एंगल बनाया φ1, इस पॉइंट को इस एंड से जोड़ा और एंगल बनाया -φ2, क्योंकि ये नीचे है डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो इतना से इस P पॉइंट का लोकेशन एकदम एग्जैक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद अब यहां पर हम बायोट-सवार्ट्स लॉ लगाने वाले हैं। तो बायोट-सवार्ट्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? बायोट-सवार्ट्स लॉ एप्लीकेबल है करंट एलिमेंट के लिए। तो यहां पर हम सबसे पहले एक करंट एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो करंट एलिमेंट यहां पर हम ले लेते हैं, ये हमने एक करंट एलिमेंट ले लिया, ठीक है। चूंकि करंट अपवर्ड है और ये एलिमेंट है, तो ये हमारे पास एक करंट एलिमेंट है IDL, ठीक है। अब ये करंट एलिमेंट क्या करेगा? तो ये करंट एलिमेंट को इस पॉइंट पर निकालना है। करंट एलिमेंट को भी हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो करंट एलिमेंट को भी हम यहां से यहां जोड़ देते हैं, ठीक है। करंट एलिमेंट को भी हम जोड़ दिए और ये जोड़ दिए, और ये करंट एलिमेंट इस वाले R से कितना एंगल बना रहा है? तो ये इस वाले एंगल से एंगल बना रहा है φ, ठीक है। अब देखिए, इस करंट एलिमेंट के लिए जब आप काम कीजिएगा तो φ है, φ की लिमिट कहां से कहां? ये करंट एलिमेंट को जब आप बढ़ाएंगे तो ये करंट एलिमेंट बढ़कर नीचे B तक जाएगा, ऊपर A तक जाएगा। तो नीचे B तक जाएगा, ऊपर A तक जाएगा। तो इसके लिए ये कौन डिसाइड कर रहा है? φ। और φ के लिए देखिए, ऊपर लिमिट φ1 तो यहां तक पहुंच जाएगा, नीचे लिमिट -φ2 तो यहां तक पहुंच जाएगा। तो ये φ क्या है? वेरिएबल है। φ1 φ2 इसके लिमिट है, इस वेरिएबल के लिमिट, ऊपर में φ1 नीचे में -φ2 तक, ठीक है। अब ये इतना काम समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखिए, जब हमने बायोट-सवार्ट्स लॉ पढ़ा था तो उसमें ये था कि एलिमेंट और पॉइंट P के लिए बीच में एक लाइन जो हम ड्रॉ करते थे, जैसे ये एलिमेंट है हमारा IDL और ये जो पॉइंट P है, तो यहाँ ड्रॉ करते थे जो लाइन R, तो ये R भी इससे कुछ ना कुछ एंगल बनाता था, थीटा। तो ये जो एंगल है इसे हम मान लेते हैं R, और ये कितना डिग्री बना रहा है? तो थीटा डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद और चीज क्या क्या है? तो इसके नेमिंग को हम लिख सकते हैं। नेमिंग क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसके नेमिंग को लिख देंगे, यहाँ पर C है, यहाँ पर Q है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर E है। अब इतना करने के बाद एक काम और करना है। काम ये करना है कि देखिए, इस C से यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस C से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसका नाम हो गया D। अब थोड़ा एक चीज समझिए कि ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? क्योंकि ये दोनों काफी छोटा है, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली समझिए कि आसपास ही है। तो ये अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये अगर फाई है, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे? इसे दूसरे कलर से लिख देते हैं। ये अगर फाई है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? डी फाई, ठीक है। ये अगर फाई है तो ये हो गया डी फाई, क्योंकि ये इतना फाई है तो ये इतना डी फाई हो जाएगा। और एक चीज और देखिए कि ये अगर फाई है तो ये भी क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा, ठीक है। ये फाई हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये ज्योमेट्री से है, ठीक है। ज्योमेट्री अगर हम यूज करेंगे तो हम ये निकाल सकते हैं कि ये फाई है तो ये भी फाई, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इतना काम करने के बाद, ठीक है, अब इतना काम करने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, ये इतना काम कर लिए। अब यहां से हमारा काम शुरू हो जाएगा। ये इतना फिगर का काम होने के बाद अब देखिए हमारे पास क्या है बायोट-सवार्ट्स लॉ से? तो हमारे पास है बायोट-सवार्ट्स लॉ से dB इज इक्वल टू, ठीक है, वी हैव क्या क्या है? देखिए, वी हैव dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब हम यहां पर क्या करेंगे
कि इस फिगर से एक वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक यहां पर हम इसके वैल्यू के लिए यहां पर एक साइड में काम करते हुए चलेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा इसमें डालते चले जाएंगे और डालते डालते फाइनल हम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए dB इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब सबसे पहले हम लोग काम ये करते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ठीक है, लेते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल CDE। कौन सा ट्रायंगल लिए हम, CDE। इस CDE में अगर हम देखें तो हम यहां पर CDE में अगर हम फाई के लिए काम करें, ठीक है, अगर हम फाई के लिए काम करें तो हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए हमें CD का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम यहां पर इस वाले में CD का वैल्यू निकालने के लिए काम करेंगे। किस वाले ट्रायंगल में, CDE में CD का वैल्यू निकालना है। तो CD देखिए, CD यहां पर निकालना है, L हमें पता है। ठीक है, CD हमें निकालना है, L हमें पता है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर अगर हम cos फाई लें, ठीक है, तो cos फाई अगर हम लेते हैं तो cos फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। अब देखिए cos फाई यहां पर हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो cos फाई के लिए अगर हम लें तो cos फाई के लिए बेस कौन हो जाएगा, CD, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो 90 के सामने हाइपोटेनस हो जाएगा DL। तो DL मतलब CD इज इक्वल टू निकल कर आ गया DL cos फाई। ये पहला काम हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक और ट्रायंगल लेंगे और वो ट्रायंगल होगा कौन सा, PCD। ठीक है, अब हम लोग काम कर रहे हैं इन ट्रायंगल PCD। ठीक है, पहला हम लोगों ने रिजल्ट निकाल लिया है, अब PCD में हम लोग काम कर रहे हैं। तो PCD देखें अगर, तो PCD कुछ इस टाइप का है, जहां पर ये D फाई है PCD में, यहां 90 डिग्री है, ये CD है CD। ठीक है, ये R है तो ये भी R होगा और ये P है। PCD हम लोगों ने ट्रायंगल ले लिया। अब इस PCD में देखें तो एक फॉर्मूला है, आर्क एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ये फॉर्मूला है हम लोगों के पास। तो एंगल, यहां पर एंगल कितना है, D फाई, आर्क क्या है CD, और रेडियस है कितना, R। तो CD इज इक्वल टू कितना आ गया, R इंटू D फाई। ठीक है, तो दो वैल्यूज हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे कि यहां पर काम ये करते हैं कि CD के बराबर होगा। देखिए CD के बराबर होगा, तो CD इज इक्वल टू CD, एक CD के जगह लिख देते हैं DL cos फाई और एक CD के जगह लिख देते हैं RD फाई। ठीक है, तो अब यहां पर देखें तो DL cos फाई और एक आ गया RD फाई। ठीक है, अब हम इसमें पहुंचते हैं। तो DL इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, RD फाई बाई cos फाई, यहां से हम लोगों ने निकाल लिया। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं DL का। तो DL का जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, और DL के जगह इतना डाल देना है, DL के जगह डाल देंगे RD फाई बाई cos फाई। ठीक है, और साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने काम कर दिया। अब एक चीज देखिए, एक R से यहां एक R कैंसिल हो जाएगा, तो DB इज इक्वल टू निकल कर क्या आएगा, DB इज इक्वल टू निकल कर आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई D फाई बाई cos फाई। ठीक है, साइन थीटा बाई R। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखिए साइन थीटा बाई R निकल कर आ गया। अब एक काम और करना है, एक काम और क्या करना है कि हम यहां पर, ठीक है, एक काम और ये करना है कि फिर से, ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, एक और ट्रायंगल लेंगे। इस बार जो हम ट्रायंगल लेंगे वो कौन सा ट्रायंगल होगा, देखिए इस बार जो ट्रायंगल लेंगे वो होगा PQC। ठीक है, इस बार जो हम ट्रायंगल ले रहे हैं वो कौन है, इन ट्रायंगल PQC। PQC ट्रायंगल में क्या करना है, तो PQC ट्रायंगल में हम लेंगे और यहां पर देखिए बच रहा है साइन थीटा, तो इस वाले PQC ट्रायंगल में हम लेंगे साइन थीटा।
तो साइन थीटा जब लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, पी क्यू, और हाइपोटेनस कौन है, तो 90 के सामने वाला पी सी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू कितना है, पी क्यू है कैपिटल आर, और पीसी, पीसी क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू, अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना निकल कर आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू निकल कर आ गया आर अपॉन आर। अब यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है, एक तो हमने साइन थीटा निकाल लिया है, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, अगर हम cos फाई भी निकालें, ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर हम cos फाई निकालते हैं, साइन थीटा हम लोगों ने निकाल लिया है, अब क्या निकालना है, cos फाई। तो cos फाई अगर हम निकालें तो cos फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos फाई होता है बेस, तो ये हो गया बेस पी क्यू, बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा पी सी, ठीक है। तो पी क्यू कितना है, पी क्यू है आर, और पी सी कितना है, स्मॉल आर। तो देखिए cos फाई भी कितना निकल कर आ गया, cos फाई भी निकल कर आ गया है आर अपॉन आर, cos फाई भी निकल कर आ गया आर अपॉन आर, और साइन थीटा भी निकल कर आ गया है आर अपॉन आर। तो अब यहां पर ये साइन थीटा और cos फाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बाई आर अपॉन आर है और cos फाई भी आर अपॉन आर है, दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। तो इसके बाद यहां पर जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगा वो होगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई डी फाई बाई आर, ठीक है, आई डी फाई बाई आर। अब देखिए आर का वैल्यू, ठीक है, आर के वैल्यू को हम और क्या लिख सकते हैं, तो आर के वैल्यू को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर। अब यहां पर आर को चेंज करना है किस में, कैपिटल आर में, ठीक है। यहां पर हम कैपिटल आर में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए अगर हम आर को कैपिटल आर में चेंज करें तो यहां से इसी से निकाल सकते हैं आप, आर की जगह पर हम 1 बाई आर की जगह क्या डाल सकते हैं, cos फाई बाई आर, ठीक है। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई डी फाई इंटू 1 बाई आर। देखिए 1 बाई आर है यहां पर, इसको अगर हम चेंज करें तो 1 बाई आर इज इक्वल टू cos फाई बाई आर। तो डी बी इज इक्वल टू कितना निकल कर आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर cos फाई डी फाई, ठीक है। अब ये हमारा फाइनल रिजल्ट आगे नहीं आया है, इसे अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो अभी थोड़ा फिर से इसे समझिए, ठीक है, कि इतने में हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले स्टार्ट से बता रहे, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है स्ट्रेट वायर की वजह से, तो स्ट्रेट वायर ले लिए, पी पॉइंट ले लिए, पी पॉइंट की दूरी स्ट्रेट वायर से नॉर्मल डिस्टेंस कितना है, आर। इस पी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए हम इसे यहां जोड़ते हैं φ1 एंगल, फिर इसे यहां जोड़ते हैं -φ2 एंगल, ताकि ये एक्यूरेट लोकेशन इसकी पता चल सके। इसके बाद इतना करने के बाद हमने करंट एलिमेंट लेना है, क्योंकि बायोट-सावर्ट्स लॉ लगा रहे हैं, तो एक करंट एलिमेंट लेंगे, इस दोनों एंड से यहां जोड़ देंगे, और ये दोनों एंड फाई एंगल बना रहा है, ठीक है, फाई एंगल बना रहा है इस आर वाले लाइन से। उसके बाद बायोट-सावर्ट्स लॉ में जो पॉइंट और जो करंट एलिमेंट को लाइन जोड़ता है वो कितना डिग्री बनाता है, थीटा, तो हम यहाँ थीटा बना दे रहे हैं। अब देखिए जब आप इसे ज्योमेट्रिकली सॉल्व करेंगे तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि दोनों लाइन काफी नजदीक है। उसके बाद ये फाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, और ये फाई है तो ये छोटा है, ये डी फाई हो जाएगा। इतना करने के बाद हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो नोन क्वांटिटीज है, ठीक है, नोन क्वांटिटीज कौन कौन है, देखिए नोन वैल्यू हमारे पास क्या क्या है, कि करंट कितनी है वायर में ये हमें पता है। दूसरी नोन क्वांटिटीज क्या है, कि आर हमें पता है कि इस पी पॉइंट का इससे डिस्टेंस कितना है, ये हमें पता है। तीसरी चीज जो हमें पता है वो क्या है, कि ये कितना ऊपर φ1 और φ2 कितना होगा, ये हमें पता है, ठीक है। उसके बाद म्यू नॉट बाई 4 पाई ये हमें पता है। तो अब यहां पर ये हमारे पास नोन वैल्यूज है, ये हमारे पास नोन वैल्यूज है। अननोन वैल्यू क्या क्या है, देखिए इसमें देखिए आई है चलेगा, डीएल हमारे पास डीएल नहीं है तो हम इस डीएल को चेंज करेंगे।
साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा नोन नहीं है तो साइन थीटा को चेंज करेंगे। स्मॉल आर हमारे पास नोन में स्मॉल आर नहीं है तो हम स्मॉल आर को चेंज करेंगे। मतलब कि इसमें जो जो अननोन है उस सारे अननोन को हम चेंज करेंगे इस नोन में, ताकि हम जब इस पर काम करें तो हम इस नोन वैल्यूज को पुट करें और हमारा जो फॉर्मूला के बेस पर जो जवाब है वो निकल कर आ जाएगा, ताकि उस फॉर्मूला में मेरे पास नोन क्वांटिटीज होगा ना कि अननोन। अब यहां पर हम प्रोसेस कहां से शुरू किया, हमारे पास ये, तो हम सबसे पहले इसमें से हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहां पर 3 ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल लिए CDE, उससे CD के वैल्यू को निकाले, फिर हम ट्रायंगल लेते हैं PCD और फिर CD के वैल्यू को निकाले, दोनों को इक्वेट किए तो एक रिलेशन आया DL का। तो DL को हम चेंज किए, बहुत हद तक DL D5 और फाई में आ गया। तो देखिए इतना पहला स्टेप हमारा कंप्लीट, ठीक है। फिर उसके बाद एक और ट्रायंगल लेते हैं हम PQC, उसमें साइन थीटा को निकालते हैं और फिर PQC में हम cos फाई को निकालते हैं। तो हम देखते हैं साइन थीटा cos फाई दोनों एक कट गया। तो अब देखिए I आ गया, तो I तो था ही, DL हट गया, यहाँ से DL हट गया, D फाई आ गया, तो हम फाई के करीब आ गए। और स्मॉल आर है तो स्मॉल आर को बदलने के लिए फिर से यहाँ पर हम ये वाला रिलेशन यूज करते हैं और स्मॉल आर को cos फाई और कैपिटल आर में चेंज कर देते हैं। तो अब देखिए आई आर आ गया। अब इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हम फाई 1 फाई 2 के वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो आगे का काम हम क्या कर रहे हैं, देखिए इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो यहां आ जाएगा DB और यहां इंटीग्रेशन आ जाएगा किसका, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I अपॉन R cos फाई D फाई। तो DB का इंटीग्रेशन हो गया B, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R, ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका, cos फाई D फाई। कहां से कहां तक, तो फाई 1 से लेकर फाई 2 तक, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R और cos फाई D फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन फाई, ठीक है। cos फाई D फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन फाई और लिमिट लिख देंगे फाई 1 से लेकर माइनस फाई 2 तक, ठीक है, माइनस फाई 2 तक, ठीक है, फाई 1 से लेकर माइनस फाई 2 तक। अब यहां पर देखिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R और इंटीग्रेशन का नियम है अपर लिमिट पुट करेंगे, घटाएंगे लोअर लिमिट, ठीक है। और साइन माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, इस वजह से B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R और ये आ जाएगा साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ गया, किसके वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से। तो देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई पता है, I और R पता है, फाई 1 और फाई 2 पता होगा, हम वहां पुट कर देंगे और हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ जाएगा, ठीक है। स्पेशल केसेस ले सकते हैं कि फाई 1 इतना होगा, फाई 2 इतना होगा, तब क्या B होगा, फाई 1 और फाई 2 दोनों इक्वल होगा तब कितना होगा। तो इस तरह से हम अलग अलग केसेस लेकर इस P पॉइंट के अलग अलग लोकेशन पर हम मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड के लिए काम हो गया। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, थंब रूल फॉर डायरेक्शन, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है और फिर टेंजेंट उस पर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा एक्यूरेट डायरेक्शन उस पॉइंट पर बता देगा। तो ये एप्लीकेशन 2 था बायोट-सवार्ट्स लॉ का, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।